नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव तो फरवरी मार्च 2027 में होने हैं, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछना शुरू हो गई है। अलग अलग धड़ों की, अलग अलग पार्टियों की अपनी गोलबंदी शुरू हो चुकी है और 2014 के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पहली बार राजनीतिक रूप से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे चुनाव से पहले और अकेले लड़ेंगी। बार बार ये थ्योरी चलाई जा रही, कभी चलाया जाता है कि सपा से गठबंधन हो जाएगा, कभी कहा जाता है कांग्रेस से हो जाएगा, और वो 2-3 बार ये बात स्पष्ट कर चुकी है कि उनकी पार्टी का चुनाव पूर्व गठबंधन किसी से नहीं होगा, पार्टी अकेले लड़ेगी। अब इसमें सभी पार्टियों के लिए, बाकी जो किरदार हैं उन सब के लिए समस्या हो गई है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। मायावती को दिल्ली में टाइप 8 बंगला अलॉट हुआ, उसको लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है कि ये उस बीजेपी से मिली हुई हैं, बीजेपी की मदद करना चाहती हैं, इसलिए टाइप 8 बंगला मिल गया। इस पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि मेरी जान को खतरा है, और उन्होंने 2 जून 1995 का लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया। जब बसपा ने घोषणा की मुलायम सिंह यादव की सरकार से समर्थन वापस लेने का, तो वो मीराबाई गेस्ट हाउस है लखनऊ में, अगर आप लखनऊ गए हैं तो जानते होंगे, वहाँ रुकी हुई थी कमरा नंबर 1 में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने घेर लिया पूरे गेस्ट हाउस को। बसपा के विधायकों के साथ उनकी बैठक चल रही थी मायावती की। बसपा के विधायकों को घसीटा गया, फायरिंग भी हुई, हवा में फायरिंग हुई सपा नेताओं की ओर से। पुलिस चुपचाप खड़ी देखती रही, क्योंकि उस समय तक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी, जिसकी वजह से आप सत्ता में आए हैं, उसकी नेता को, उसके साथ ये व्यवहार हो, उसकी जान खतरे में है, और मायावती की जान भाजपा और ख़ास तौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाई। मायावती कह रही हैं कि तब से मेरी जान को खतरा कम नहीं हुआ है। तो सुरक्षा कारणों से उनको टाइप 8 बंगला मिला है। आपको बता दें कि लुटियंस दिल्ली में सबसे बड़ा बंगला जो होता है ये टाइप 8 होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलता है। इसके कारण जोड़ा जा रहा है कि बसपा और भाजपा की मिलीभगत है। अब जाहिर है कि ये सब जोड़ने वाले, ये नैरेटिव चलाने वाले भाजपा और बसपा दोनों के विरोधी हैं, और उसमें 2 पार्टियां खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अब जरा इन दोनों पार्टियों के जो विरोध कर रही हैं इसका, उनके अतीत पर नज़र डाल लें। प्रियंका वाड्रा, उनकी जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक वो 10 जनपथ में अपनी माँ के साथ रहती थी। शादी के बाद वो लोधी रोड के बंगले में शिफ्ट हो गई। किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। प्रियंका वाड्रा न तो पार्टी की पदाधिकारी थी, न पार्टी की सदस्य थी कांग्रेस की, न किसी सरकारी पद पर थी, न किसी संवैधानिक पद पर थी। तो उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी, केवल उनको, उनके पति को नहीं। इस नाम पर लोधी रोड पर बंगला अलॉट हो गया और सालों साल रही। अभी मोदी सरकार बनने के बाद, और ख़ास तौर से 2019 के चुनाव के बाद जब गृह मंत्री बने अमित शाह, तो 2 काम हुए। गांधी परिवार से एसपीजी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, और उसके अलावा प्रियंका वाड्रा का जो अलॉटमेंट था मकान का, उसको रद्द कर दिया गया। प्रियंका वाड्रा कुछ समय के लिए गुड़गांव शिफ्ट हो गई। अब फिर से सांसद बन गई हैं, तो उनको फिर से सरकारी आवास मिल गया है। उस समय किसी ने ये सवाल नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी से बीजेपी दोस्ती करने जा रही है, मिली भगत है बीजेपी कांग्रेस की, इसलिए प्रियंका वाड्रा को ये मकान मिला हुआ। राजीव गांधी जब चुनाव हारे, नेता प्रतिपक्ष बने, 1989 की बात कर रहा हूँ, 1989 की, तब उनको 10 जनपद का बंगला अलॉट हुआ था, टाइप 8 बंगला है। पूर्व प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के नाते 1991 में राजीव गांधी का देहांत हो गया, उनकी हत्या हो गई, और सोनिया गांधी सांसद बनी 1999 में।
तब तक उनको किस हैसियत से वो बंगला मिला हुआ था? सिक्योरिटी एक कारण होता है, अलग अलग नेताओं को, बहुत से नेताओं को सुरक्षा के नाते जो है सरकारी आवास मिलता है, लेकिन टाइप 8 बंगला ही मिले ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, ऐसा नियम भी नहीं था। लेकिन सोनिया गांधी पर किसी ने सवाल नहीं उठाया कि उनको बंगला मिला हुआ है टाइप 8 इसलिए कि बीजेपी से उनकी मिलीभगत है। 2014 में आ जाइए, मुलायम सिंह यादव लोकसभा में चुनकर आए, तो उनको जो बंगला मिला था, मुझे अब ठीक याद नहीं है कि टाइप 7 था या टाइप 8 था, टाइप 7 8 में से कोई एक था, वो बंगला जो आमतौर पर केंद्रीय मंत्रियों को मिलता है। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि मुलायम सिंह यादव और भाजपा में मिलीभगत है। लेकिन मायावती सॉफ्ट टारगेट है, वो दलित समाज से आती हैं, इसलिए निशाने पर है। उनको कमज़ोर करके दलित वर्ग का वोट जो लेना चाहते हैं वो ये सब निशाने साध रहे हैं। मायावती इन बातों से कोई विचलित नहीं होती हैं और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि उनको टाइप 8 बंगला क्यों मिला है। और अगर कोई ये सोचता है कि किसी नेता को बड़ा बंगला दे देने से वो राजनीतिक रूप से उनकी मदद करने लगेगा, तो इससे बड़ी नासमझी की बात क्या हो सकती है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए कि मायावती की सुरक्षा की दृष्टि से, और ये भी याद रखिए कि मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। देश की सही मायने में जो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी सर्वे सर्वा है, उसकी जो है मुखिया है। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को या पार्टी अध्यक्षों को भी सरकारी आवास मिलता है, इस नाते भी उनका एंटाइटलमेंट था, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भी था, और उनकी सुरक्षा को देखते हुए उसके कारण भी था। लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया बीजेपी और बीएसपी की मिलीभगत का, और ये मुद्दा नहीं बनता अगर 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव न होता। मान लीजिए कि 2029 में चुनाव होता तो ये मुद्दा न बना होता। तो पहला हमला हो रहा है मायावती पर। क्यों? कांग्रेस और समाजवादी दोनों की नज़र है दलित वोट पर उत्तर प्रदेश के। लोकसभा चुनाव में उनको दलित वोट मिले कुछ, वो ज़्यादा नहीं तो उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं कि वो बना रहे। मायावती अगर सक्रिय होती है, मैदान में उतरती है, चुनाव के गंभीरता से चुनाव लड़ती है, तो वोट कांग्रेस और सपा से चला जाएगा। खास तौर से जाटव वोट अगर मायावती राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगी तो जाटव किसी और पार्टी के साथ नहीं जाएगा, न सपा, न कांग्रेस, न बीजेपी, तीनों में से किसी पार्टी के पास नहीं जाएगा, वो बसपा के साथ रहेगा। ये डर सता रहा है सपा और कांग्रेस को, तो इसलिए पहला हमला बोला गया है मायावती पर, और बहाना बनाया गया है उनके टाइप 8 बंगले के अलॉटमेंट को। तो मायावती पर हमला, इस बंगले के अलॉटमेंट के जरिए जो हो रहा राजनीतिक हमला, उससे इन दोनों पार्टियों को चुनाव में कोई लाभ होगा मुझे दिखाई नहीं देता। अब आप देखिए परिस्थिति क्या बनी है। 2022 का चुनाव विधानसभा का देखिए आप, और 2027 में जो होने जा रहा है, उन दोनों परिस्थितियों की जरा तुलना कर लें। 2022 में ये नैरेटिव बनाया गया कि समाजवादी पार्टी आ रही है। योगी जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल से मुख्यमंत्री थे। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे लोग हैं जो उनको हटाना चाहते हैं। ये नैरेटिव बनाया गया। चुनाव में टिकट वितरण में योगी जी की जिस तरह से उपेक्षा हुई, उससे इस नैरेटिव को बल मिला। लेकिन उस समय के गठबंधन देखिए, उस समय समाजवादी पार्टी के साथ पश्चिम में जयंत चौधरी थे, उनका जो है राष्ट्रीय लोकदल, उनकी जो पार्टी है वो थी। पूरब में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से उनका गठबंधन था। ये 2 बड़े फैक्टर थे जो 100 से ऊपर समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या गई। अब 2027 के चुनाव में ये दोनों नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब सपा का कोई गठबंधन का साथी नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के साथ है, जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ है। तो ये 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ले आई थी स्वामी प्रसाद मौर्य को कि मौर्य वोट मिलेगा। अब आप देखिए उस स्ट्रेटजी के बारे में ज़रा आप सोचिए। केशव प्रसाद मौर्य को आपने डिप्टी सीएम बनाया है। अगर डिप्टी सीएम बनने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य, और उससे पहले सरकार बनने से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, मौर्य समाज का वोट नहीं ला सकते, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे लाएंगे?
और नहीं ला पाए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का नुकसान ज़्यादा हुआ, फायदा कुछ हुआ नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बीजेपी को छोड़कर चले गए और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरी जो उनकी वाणी है वो जोर शोर से उठने लगी। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। तो हिंदू विरोध कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सम्मिलित एजेंडा है, कॉमन एजेंडा है। दोनों हिंदू विरोधी मानसिकता वाली पार्टियां हैं। हालांकि दोनों में इस बात की भी प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं कि उनका मुस्लिम वोट वो न ले लें। खासतौर से अखिलेश यादव ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास न चले जाए, इसलिए कांग्रेस से गठबंधन किया हुआ है उन्होंने, और कोई कारण नहीं है इस गठबंधन का। और मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में विधानसभा लोकसभा दोनों को मिलाकर कह रहा हूँ 3 बार चुनाव पूर्व गठबंधन कर चुकी है। पहला गठबंधन हुआ था 1993 में, जब मुलायम सिंह और कांशीराम में समझौता हुआ और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा 1993 का विधानसभा चुनाव। दूसरा गठबंधन हुआ 1996 में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का। आज जो लोग ये बात करते हैं, ये पैरवी करते हैं, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के साथ दलित वोट आ सकता है, उनको ये बात समझनी चाहिए आज जो संगठन की हालत है कांग्रेस की, उससे कई गुना बेहतर स्थिति थी 1996 में। उस समय उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो 425 सीटें थी विधानसभा की। कांग्रेस को सिर्फ 126 सीट दी बीएसपी ने और कांग्रेस पार्टी केवल 32-33 सीटों पर जीत पाई। वो दिन और आज का दिन कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो पाई। तो बसपा से गठबंधन के बाद भी अगर कांग्रेस को दलित वोट नहीं मिला तो आज बसपा के खिलाफ लड़कर कैसे मिल जाएगा। दलित वोटों में उसके बाद से जो है दलित वोटों की प्रेफरेंस में बदलाव आया है। जो मायावती से निराश हैं, और इसमें मैं जाटवों को नहीं जोड़ता, वो दलित 2014 से जो सोशल इंजीनियरिंग अमित शाह ने की उसके कारण धीरे धीरे उनका एक बड़ा वर्ग भाजपा से जुड़ा। 2024 में उस वर्ग से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग छोड़कर चले गए कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ, और उसका एक ही कारण था, वो अभियान कि भाजपा को 400 सीटें मिल गई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। अब वो बाढ़ का पानी उतर चुका है, वो मुद्दा खत्म हो चुका है कि भाजपा आरक्षण को खत्म कर देगी, बल्कि अब तो सवर्णों की नाराज़गी ये है कि आरक्षण पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है भारतीय जनता पार्टी। ये काठ की हांडी दोबारा तो नहीं चढ़ने वाली है। फिर उसके अलावा गठबंधनों का महत्व होता है अगर गठबंधन की पार्टी के पास अपना कोई वोट बेस हो, जनाधार हो। तो जयंत चौधरी के पास भी था और ओम प्रकाश राजभर के पास भी था। अब ये दोनों भाजपा के साथ हैं। तो आप समझिए कि चुनावी समीकरण किस तरह से बदले हैं पिछले 5 साल में, 2022 के चुनाव और 2027 के चुनाव। उसके अलावा जब 2027 का चुनाव होगा तो योगी आदित्यनाथ 10 साल लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके होंगे, और उनके राज में जो परिवर्तन हुआ है, कानून व्यवस्था की बात कर लें आप, बिजली सप्लाई की बात कर लें, गन्ना किसानों के हित की बात कर लें, आम किसानों के हित की बात कर लें, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, किसी भी क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा, उसके अलावा उच्च शिक्षा, किसी भी मामले में, और आर्थिक दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार विकास भी विरासत भी के रास्ते पर चल रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया 500 साल के संघर्ष के बाद, और अगर आप नहीं गए हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की इकॉनमी में अयोध्या का योगदान बढ़ रहा है। IIM लखनऊ की एक स्टडी है, उसके मुताबिक 2024-25 में एक साल में करीब 24 से 25 करोड़ दर्शनार्थी अयोध्या आए। और दुनिया के जो 3 बड़े धार्मिक या मजहबी सेंटर हैं, एक है वेटिकन जहां पोप रहते हैं,
क्रिश्चियंस का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और दूसरा मक्का जो मुसलमानों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों जगहों पर जितने लोग आते हैं, वेटिकन में इसी दौरान, जब अयोध्या की बात कर रहे हैं, 90 लाख लोग आए, जबकि भारत और 57 इस्लामी देशों को छोड़ दें तो लगभग सारे के सारे क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 90 लाख। मक्का में लगभग 2 करोड़ लोग गए। तो आप इससे समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक केंद्र बन गया है अयोध्या। ये इसी 10 साल में हुआ है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम आपने देखा होगा, या कम से कम पढ़ा सुना तो ज़रूर होगा। तो ये जो विकास भी विरासत की नीति है, जो लोग कहते थे, सवाल उठाते थे, क्या मंदिर बनने से रोज़गार मिल जाएगा, क्या मंदिर बनाने से जो है लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। वो शायद सनातन संस्कृति को भूल गए कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हमारे मंदिरों और नदियों के इर्द गिर्द चलती थी। वो दौर फिर से लौट कर आ रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या अयोध्या का भव्य राम मंदिर हो, देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होना है इसी साल। एक है जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, और दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और उसके उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य बनेगा जहां सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे है। इन 10 सालों में 3000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे, इस गंगा एक्सप्रेसवे को मिला दें तो बन जाएंगे। एक तरफ विकास का ये मॉडल है, दूसरी तरफ माफिया का मॉडल। इन दोनों के बीच संघर्ष होना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होने क्या वाला है। जैसे ही समाजवादी पार्टी उभरती हुई बढ़ती हुई दिखाई देगी, लोगों को याद आएगा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे लोगों का राज। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि अवैध जो बूचड़ खाने थे बंद हो चुके हैं। पशुओं की चोरी उसकी वजह से रुक गई है, अवैध पशुओं की कटान रुक गई है। तो एक वर्ग का पूरा आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो चुका है। माफिया की रीढ़ टूट चुकी है। माफिया का आर्थिक साम्राज्य खत्म हो चुका है। इसके सामने समाजवादी पार्टी के पास क्या मॉडल है? पीडीए। उनको लगता है जाति में हिंदुओं को बांटेंगे तभी हमारा फायदा होगा, तभी हमारी नाव पार होगी। 2024 में वो चख चुके हैं इसका फायदा, तो उनको लगता है 2027 में वो रिपीट होगा या उससे ज़्यादा होगा। और मेरा कहना है कि अगर वो इस मुगालते में हैं तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, उसके लिए अभी से तैयार रहना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। पहले एक बार कहा था, आज फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की सिर्फ 2 वजहों से ज़रूरत है। एक, मुस्लिम वोट के बंटने की आशंका, उसको निर्मूल करना। दूसरा, नैरेटिव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की ज़रूरत है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम है जो नैरेटिव बनाता है, झूठ को सच के रूप में पेश कर देता है। वो क्षमता, वो प्रतिभा समाजवादी पार्टी में नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकसभा में 3रे नंबर की पार्टी है, सबसे बड़ी। राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव की भूमिका आप देखिए तो 2014-2019 में जब 5 सांसद थे तब जो थी लगभग उसी हालत में है। सिर्फ इतना बदला है कि लोकसभा में उनको बोलने का अवसर मिल जाता है। उसके अलावा पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी राजनीति चलती है। ज़मीन पर समाजवादी पार्टी की, खास तौर से मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, उनकी राजनीति कहीं नहीं है। उनके वोटर हैं, उनके समर्थक हैं। उनका एक कोर वोटर है एमवाई का, मुस्लिम यादव, और ये दोनों उनके जो कोर वोटर हैं, बाकी वोटर, संभावित वोटर्स को डराने वाले वोटर हैं। इसीलिए इतने बड़े नेता होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव अपने जीवन काल में सारे पिछड़ा वर्ग के नेता नहीं बन पाए।
मंडल कमीशन के बाद लग रहा था कि बन जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सिर्फ यादवों को बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी हिंदुओं में यादवों की पार्टी रह गई और मुसलमानों की पार्टी पहली पसंद बन गई, क्योंकि कांग्रेस थी नहीं और बहुजन समाज पार्टी पर मुसलमानों को भरोसा नहीं। तो ये गठबंधन उनका अभी भी बना हुआ है। लेकिन इसमें जो जोड़ा था उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर को, वो दोनों हिस्से अलग हो चुके हैं। अब फिर से वही पुनः मुश्को भव, वो मुस्लिम यादव वोट बैंक पर आ गए हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं। और इस बार मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हो जाएगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव मैदान में उतरते हैं, उनकी पार्टी उतरती है और बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ती है, तो आप मानकर चलिए कि 2022 में मुस्लिम समाज का जितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला था उतना नहीं मिलेगा, लेकिन अधिकांश वोट तब भी बहुसंख्यक मुस्लिम फिर भी समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन उसमें कमी आएगी, ये अभी से दिखाई देना शुरू हो गया है। इसलिए आप देखिए सनातन धर्म पर हमले तेज हो गए, सनातन विरोधी वक्तव्य ज़्यादा आने लगे और उनको लगता है कि इसी से काम नहीं चलेगा, तो हिंदू समाज को बांटने की कोशिश, कभी ब्राह्मण ठाकुर फॉल्ट लाइन, कभी अगड़ा पिछड़ा फॉल्ट लाइन, कभी दलितों को जो है हिंदू समाज से अलग करने की कोशिश, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि 10 साल में जो कुछ हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, वो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का मतदाता देख रहा है। वो किसी के झांसे में आने वाला नहीं है और उसको जो दिखाई दे रहा है अपने जीवन की, अपने परिवार की सुरक्षा। अब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बिजली आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसानों को खेत में पानी देने के लिए बिजली आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, गन्ना किसानों को भुगतान के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो ये सब कुछ बातें हैं और बहुत कुछ है जो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो विपक्ष का मुकाबला कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सत्तारूढ़ दल की ओर से योगी आदित्यनाथ के रूप में एक विशाल नेतृत्व से उनका मुकाबला है, जिसके सामने ये सब बौने नजर आते हैं। लेकिन बौने हैं तो इसलिए बोलेंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, उन पर फिर किसी दिन बात करेंगे, उनकी बात करना भी ज़रूरी है। लेकिन वो थ्योरीज चल रही हैं, चलाने की कोशिश हो रही है, वो उस तरह से चल नहीं पा रही जिस तरह से वो चाहते हैं। उनका जिक्र, उनकी चर्चा फिर किसी दिन। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।